व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 को। आज के वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक कॉमर्स एंड सेकंड टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब देखो कॉमर्स के बिजनेस एक्टिविटीज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, फर्स्ट इंडस्ट्री और सेकंड कॉमर्स। इंडस्ट्री हम लोगों का पिछले वीडियो में सारा कुछ कवर हो चुका है। आज हम लोग को पढ़ना है कॉमर्स के बारे में। देखो सबसे पहले कॉमर्स होते क्या है, कॉमर्स किसको बोलते हैं। तो वैसा कोई भी एक्टिविटी जो हम अपने लाइवलीहुड के लिए करते हैं, जो हम प्रॉफिट्स कमाने के लिए करते हैं, जो हम इनकम कमाने के लिए करते हैं, उन सारे एक्टिविटीज को कॉमर्स के अंदर में रखा जाता है। अब कॉमर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट ट्रेड एंड सेकंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब देखो आप सबको पता है, परचेजिंग और सेलिंग किसका, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया जाता है, बाय किया जाता है, सेल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड। ये सारी एक्टिविटीज ट्रेड के अंदर में आती हैं। अब ट्रेड को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब वैसा ट्रेड जो विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल ट्रेड। And the external trade refers to those trade which are outside the geographical boundary of the country। जो हम लोग जनरली कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर जाके करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड में मेनली एक कंट्री इंक्लूड होगा, जबकि एक्सटर्नल ट्रेड में दो या दो से अधिक कंट्री भी इंक्लूड हो सकता है। अब इंटरनल ट्रेड को दो पार्ट्स में बांटा गया, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। देखो आप सबको पता है होलसेल ट्रेड क्या होता है और रिटेल ट्रेड क्या होता है। होलसेल ट्रेड का मतलब कि जब एक सेलर बल्क में कोई भी प्रोडक्ट्स बेचता है, बल्क में कोई भी गुड्स बेचता है, दैट इज कॉल्ड द होलसेल ट्रेड। और जब कोई भी सेलर एक सिंगल यूनिट में कोई भी गुड्स बेचता है, एक सिंगल गुड्स भी सेल करता है, तो दैट इज कॉल्ड द रिटेल ट्रेड। फॉर एग्जांपल कि आपको एक मैगी लेना है, तो अगर एक मैगी लेना है, आप एक मैगी जहां से ले रहे हो वो आपका रिटेल ट्रेड हो गया। और अगर आपको बहुत सारे मैगी के कार्टून लेना है, 10 पैक मैगी आपको 10 कार्टून मैगी लेना है, तो वो हमारा बल्क में हो गया, वो कहां से मिलेगा? होलसेल ट्रेड। तो जब एक सेलर बल्क में गुड्स सेल करता है, दैट इज होलसेल ट्रेड। और जब एक सेलर एक सिंगल यूनिट गुड्स का सेल करता है, दैट इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड। उसी तरह से एक्सटर्नल ट्रेड जो हम लोग ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जाके करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंट्री पोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है? आपने दूसरे कंट्री से कोई गुड्स मंगवाया, दैट इज कॉल्ड द इंपोर्ट ट्रेड। आपने अपना गुड्स कोई दूसरे कंट्री में सेल किया, दैट इज कॉल्ड द एक्सपोर्ट ट्रेड। एंड एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है? आपने कहीं से गुड्स इंपोर्ट करा, उसमें अपना प्रॉफिट्स मार्जिन जोड़ा और फिर आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड द एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो एंट्री पोर्ट ट्रेड में क्या होता है कि आपने किसी दूसरे कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करा, इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और फिर आपने इसको किसी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड द एंट्री। यानी आप यहाँ पे बस मीडिएटर का काम कर रहे हो, गुड्स किसी और का, आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा और गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड द एंट्री पोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जांपल कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मैंने जापान से कोई गुड्स खरीदा, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और वो गुड्स अमेरिका को सेल कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड द एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो ये आपको दो ट्रेड समझ में आ गए होंगे, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या होता है? देखो ये भी आपका है जो ट्रेड करने में कहीं ना कहीं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यानी ट्रेड करने में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? तो ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है, ये जनरली आपके ट्रेड को, आपके बिजनेस में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एंड कर देती हैं, उनको बिल्कुल खत्म कर देती हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ये जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे बिजनेस में आते हैं, इनको हम लोग हिंड्रेंसेस के नाम से जानते हैं। ये हमारा हिंड्रेंसेस हो गया। अब हिंड्रेंसेस मेनली 5 तरह के होते हैं जो सारे प्रॉब्लम्स को बिजनेस में खत्म कर देते हैं। कौन कौन सा हिंड्रेंसेस होती है? सबसे पहले हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस जो होती हैं, उनको खत्म करने का काम, उनको दूर करने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट। हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है कि हमारा गुड्स जो होता है प्रोडक्शन कहीं और होता है और सेल कंजम्पशन पूरे इंडिया में होता है, तो
आपका जो गुड्स प्रोडक्शन हुआ है, यानी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक गुड्स को पहुंचाने में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलते हैं हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। उस हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस को दूर कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए बहुत तरह के ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, जैसे रेलवे हो गया, बाई रोड हो गया, बाई एयर हो गया, बाई सी हो गया। तो ये सारे हिंड्रेंसेस और बैलेंसेस को दूर करने का काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है। नेक्स्ट हमारे बिजनेस में नेक्स्ट हिंड्रेंसेस आता है हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस। तो हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस को दूर करने का काम कौन करता है? बैंकिंग। अब एक बिजनेस आप करोगे और उसमें कहीं ना कहीं पैसे का जरूरत होगा, लोन लेने का जरूरत पड़ेगा, फाइनेंस का प्रॉब्लम आएगा, तो इन सारे प्रॉब्लम को बोलते हैं हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस। इस हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस को कौन दूर करेगा? बैंकिंग। नेक्स्ट आता है हमारा हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क। अब हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क क्या है? देखो, कोई भी बिजनेस आप करोगे उसमें रिस्क होगा। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो बिना रिस्क का है, किसी में कम रिस्क है, किसी में ज्यादा रिस्क है, बट रिस्क सारे बिजनेस में है। तो जो भी बिजनेस में रिस्क आते हैं, उन रिस्क को हम लोग बोलते हैं हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क। तो उस हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क को दूर करने का काम कौन करेगा? ये इंश्योरेंस। अब जैसे इंश्योरेंस क्या होता है, आज के डेट में बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, इवन हमारे बॉडी का भी इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस का, मैरिज इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं। तो बिजनेस में जो भी रिस्क है, उस रिस्क को दूर करने का काम ये इंश्योरेंस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग कौन से हिंड्रेंसेस को दूर करते हैं? तो हिंड्रेंसेस ऑफ स्टोरेज, यानी जो हमारा बिजनेस है उसमें जो प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन के बाद जो गुड्स है हमारा या जो प्रोडक्ट्स है हमारा, उसको स्टोर करने का जो प्रॉब्लम आता है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ स्टोरेज। तो उस हिंड्रेंसेस ऑफ स्टोरेज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग। यानी वेयर हाउसिंग से ही हिंड्रेंसेस ऑफ स्टोरेज को दूर किया जा सकता है। और लास्ट हमारा आता है हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज। अब ये हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज जो है, इसको मेनली दूर करने का काम कौन करता है? एडवर्टाइजमेंट। यानी एक इंफॉर्मेशन, यानी जो प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन है वो फाइनली कैसे पहुंचता है एक कस्टमर तक? एडवर्टाइजमेंट के हेल्प से। तो जो भी आपका यहाँ पे हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज है, उसको दूर करने का काम करेगा एडवर्टाइजमेंट। तो ये 5 मेन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है जो बिजनेस में किसी भी तरह के प्रॉब्लम को दूर करने का काम करते हैं, प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म करने का काम करते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को आज के वीडियो में कवर करना है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब देखो, मेनली बिजनेस के 2 ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक सोशल जो ऑल अबाउट द सोसाइटी, एंड नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक जो रिलेटेड विद मनी, यानी यहाँ सिर्फ हम लोग को पैसे के बारे में बात करना है। तो 2 तरह का ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कि जो हमारे बिजनेस में मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रखते हैं। और जो बिजनेस में सोसाइटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव रखते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है बिजनेस का। अब देखो, कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करने के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्सन का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। बिना पर्पस का, बिना टारगेट का, बिना गोल का कोई भी पर्सन कोई बिजनेस नहीं करता। हर एक बिजनेस का अपना कुछ टारगेट होता है, कुछ गोल होता है, कुछ एम होता है, कुछ पर्पसेस होते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला इकोनॉमिक पर्पस क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। अब कोई भी बिजनेस होता है वो जनरली सबको पता है कि पैसे कमाने के लिए ही चलाया जाता है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो हम समाज सेवा के लिए चला रहे हैं। हम बिजनेस चला रहे हैं तो हम प्रॉफिट्स कमाने के लिए चला रहे हैं। तो प्रॉफिट्स कमाना किसी भी बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। यानी आप जो भी बिजनेस चला रहे हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। अब प्रॉफिट्स कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, दैट्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, बट पर्पस क्या है? अर्निंग प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर। देखो, केवल बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना ही सफिशिएंट नहीं है। कुछ बिजनेस का ये होता है कि बस प्रॉफिट्स कमाना, अर्निंग प्रॉफिट उनका मेन पर्पस होता है, बट बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं, मैक्सिमम बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर को क्रिएट करना, यानी कस्टमर्स बढ़ाना। सिर्फ प्रॉफिट्स कमाना उनका पर्पस नहीं है। एक बिजनेस ये भी चाहता है कि हमारा गुडविल भी बढ़े, हमारा रेपुटेशन भी बढ़े, मार्केट में एक वैल्यू बढ़े, उसके लिए उसको कुछ कस्टमर्स चाहिए। अब कस्टमर्स अगर बिजनेस में नहीं है, उसका वैल्यू कहां से बढ़ेगा, उसका गुडविल कहां से बढ़ेगा? तो मेन पर्पस होता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर, यानी मैक्सिमम कस्टमर हमारे पास आए और हमसे गुड्स कर दे। क्योंकि जब एक बिजनेस में कस्टमर वेल सेटल्ड हो जाते हैं तो फिर वो बिजनेस काफी राइज करते हैं।
ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या, इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या होता है, जैसे आज के डेट में आप देख रहे हो कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो मार्केट है, वो काफी तेजी से चेंजिंग हो रहा है, काफी तेजी से उसमें चेंजिंग आ रहा है। अब हमारे मार्केट में जब चेंजिंग आ रहा है तो हमें अपने बिजनेस में भी चेंजिंग करने की जरूरत होगा। अब किस तरह का चेंजिंग आ रहा है, जैसे मार्केट में आज के डेट में एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी का काफी चेंजिंग आ रहा है, काफी तेजी से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनते जा रहा है, फैशन का चेंजिंग आ रहा है, ट्रेंड्स का चेंजिंग आ रहा है, बहुत सारे नए नए चेंजिंग आ रहे हैं। तो जो भी बिजनेस अपने आप को उस चेंजिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, वो बिजनेस मार्केट में आगे बढ़ जाएगा, और जिसने अपने आप को चेंजिंग नहीं करा वो मार्केट में पीछे रह जाएगा। तो आज के डेट में इनोवेशंस भी कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि आप अपने बिजनेस को इनोवेशन करें। इनोवेशन का मतलब कि मार्केट के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करें। और लास्ट हमारा क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, एक बिजनेस प्रॉफिट्स तो कमाता है, लेकिन वो प्रॉफिट्स कहां से कमाता है, रिसोर्सेज को यूज करके प्रॉफिट कमाता है। तो यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारा जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, हमारा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके बिजनेस का रिसोर्सेज वेस्ट हुआ तो फिर आप उतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते जितना आप कमा सकते थे। क्यों नहीं कमा सकते, क्योंकि अगर आपका रिसोर्सेज वेस्ट होगा तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी फोकस करना है कि हमारा रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो ये थे इसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब देखो, अब कोई भी बिजनेस जो है वो अभी आपने पढ़ा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के हेल्प से वो पैसा कमाता है, यानी रिसोर्सेज यूज करके ही पैसा कमाता है। तो जनरली एक बिजनेस को ये रिसोर्सेज मिलते कहां से हैं, सोसाइटी से। ये रिसोर्सेज बिजनेस को प्रोवाइड कौन करता है, एक सोसाइटी प्रोवाइड करता है। तो जब एक बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके प्रॉफिट कमा रहा है तो एक बिजनेस का भी रिस्पांसिबिलिटी बनता है कि वो भी सोसाइटी के लिए अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करे, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ स्टेप ले। तो अब एक बिजनेस सोसाइटी के लिए जो भी यहाँ पे स्टेप लेता है, सोसाइटी के लिए जो भी रिस्पांसिबिलिटी पूरा करता है, दैट इज कॉल्ड द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। क्या होता है सोशल ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस को जनरली ऐसा काम करना चाहिए जिससे बिजनेस का एनवायरनमेंट खराब ना हो। यानी जो भी बिजनेस आपको करना है बिल्कुल फेयर करना है, वहां पे आप किसी भी तरह का कोई फ्रॉड काम नहीं करेंगे, कोई गलत काम या गलत एडवर्टाइजमेंट या गलत प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे। जो भी काम करना है सोसाइटी में वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ करना और बिल्कुल फेयर करना है। सेकंड, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब एक सोसाइटी को जो आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो वो गुड्स का क्वालिटी बिल्कुल सही होना चाहिए। अब गुड्स का क्वालिटी सही होगा तभी आपका गुड्स ज्यादा सेल हो पाएगा। देखो ये क्या है आपका, क्रिएशन ऑफ कस्टमर और गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। आपके कस्टमर्स तब बढ़ेंगे ना जब आप उनको गुड्स सही देंगे। अगर आप उनको गुड्स सही देंगे तो वो फिर बार बार आपके पास आएंगे, वेल सेटल हो जाएंगे। अगर आप गुड्स ही सही नहीं दे रहे हैं, गुड्स का क्वालिटी सही नहीं दे रहे हैं, कोई कस्टमर दोबारा आपके पास क्यों आएगा, वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट सप्लाई करना है उसका क्वालिटी बिल्कुल सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, आप बिजनेस कर रहे हो, अपने बिजनेस का ग्रोथ करो, आप अपने बिजनेस को बढ़ाओ। आप बिजनेस ग्रोथ कैसे करते हैं, तो जनरली हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे। तो वहां पे जब एम्प्लॉइज को बढ़ाने का बात आएगा तो वहां पे एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा, यानी आप वहां के लोगों को जॉब दो, आप वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो। तो एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना भी सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। नेक्स्ट है हमारा वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। अब आपने जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करा, वहां के लोगों को, लोकल लोगों को आपने जो जॉब दिया, एम्प्लॉय, तो जितने भी एम्प्लॉय को आपने जॉब दिया उनके वेलफेयर का भी आपको ध्यान रखना होगा कि वहां पे भी जो काम हो रहा है वो बिल्कुल सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हो गया वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्या, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। देखो, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि आप जो भी काम करो उससे सोसाइटी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। आप बिजनेस करो, आप प्रॉफिट्स कमाओ, आप प्रोडक्शन करो, बट आपके प्रोडक्शन से बिजनेस को हार्म बिल्कुल, सॉरी, सोसाइटी को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। यानी आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम करो, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, लेकिन सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये हो गया हमारा वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एंड लास्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन देने का मतलब क्या हुआ
कि आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन उस प्रोडक्शन का जो आपका प्रोडक्शन हुआ उस वो प्रोडक्शन हमारा बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। यानी आपके प्रोडक्शन से एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी हार्म नहीं होना चाहिए, आपका प्रोडक्शन बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्शन तो कर लिया बट आपने पॉल्यूशन बढ़ा दिया, एनवायरनमेंट आपने पॉल्यूटेड कर दिया, तो ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी आपको जो भी प्रोडक्शन करना है एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए करना है, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए। तो ये थे गाइस इसके सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी मेनली बिजनेस ऑब्जेक्टिव दो ही होते हैं, एक इकोनॉमिक जो कंप्लीटली मनी से रिलेटेड होता है एंड द सोशल जो कंप्लीटली सोसाइटी से रिलेटेड होता है। तो आई होप कि ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुए। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहां से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो मैं और बनाऊंगा इस चैप्टर का, 1 से 2 टॉपिक और इसमें बचे हुए हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए आप इसका नोट्स बनाओ, इसको पढ़ते रहो, और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल सकते हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं अगले क्लास में कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम को दूर कर देने का। तब तक आप वीडियो को बाकी लोगों तक पहुंचाना बिल्कुल भी मत भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करते